Hello students, today we are going for the 3D geometry of class 11. 3D geometry 12th में भी आएगा, 11th में केवल इंट्रोडक्शन है. It will hardly take one, मतलब maximum 2 lecture to complete the NCERT. I will take one extra lecture for some additional question on the basis of the introduction to 3D geometry. 12th स्टैंडर्ड में 3D ज्योमेट्री जो आएगा वो एकदम डीप में आएगा, उसमें स्ट्रेट लाइंस भी आएंगे, प्लेन्स भी आएंगे, स्फीयर्स भी आएंगे, काफी कुछ रहेगा. लेकिन यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें बस सीखनी है. जैसे यहाँ पे 2D में पॉइंट्स होते थे वैसे यहाँ 3D में भी कुछ पॉइंट्स होंगे. उनके बेसिस पे कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो हमें स्टडी करने हैं. तो द चैप्टर इज टोटली ऑन द इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री. इस अकेले लेक्चर में जितनी भी थ्योरी है सारी थ्योरी मैं कंप्लीट कर दूंगा एंड याद भी हो जाएंगे आपको सभी फॉर्मूले. तो सबसे पहली चीज आती है कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है. तो फिजिक्स में जैसे आप लोगों ने डायमेंशंस पढ़े हुए हैं ना, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं. टाइम होता है, मास होता है, लेंथ होता है, ठीक है. इस तरीके से एमएलटी करके काफी चीजें होती हैं. उसी तरीके से यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी. अभी तक जब हम 2D में काम करते थे, ज्योमेट्री हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वहां पे क्या होता था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती थी. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ही चीज ड्रॉ करते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन होंगे. एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, वाई एक्सिस पे मूव करेंगे और जेड एक्सिस पे भी मूव करेंगे. हर बुक में अपना अलग अलग नोटेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इजी. दिस इज एक्स, x dash, this is y, y dash, and actually this outside is z and inside is z dash. So outside is z and inside it is z dash. ठीक है, ये लाइन, ठीक है. x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन, z एक्सिस इनसाइड आउटसाइड द प्लेन. ठीक है. तो ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जब हम 2D की बात किए थे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. ये क्वाड्रेंट हम लोगों ने बता दिया था कि ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, माइनस माइनस है और ये प्लस माइनस है. इस तरीके से हमने 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किए थे. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 लोग तो है ही, लेकिन एक पोर्शन बाहर की तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पोर्शन अंदर की तरफ है. सेकंड में भी देखेंगे तो एक पोर्शन जेड बाहर की तरफ और एक जेड अंदर की तरफ है. थर्ड में देखेंगे तो एक बाहर की तरफ भी एक पोर्शन, एक अंदर की तरफ है. फोर्थ में भी एक. तो टोटल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 8. इन 8 लोगों को बोलते हैं ऑक्टेन. थ्री परपेंडिकुलर लाइंस जनरेट 8 ऑक्टेन्स. कितने, 8. ठीक है. कैसे मैंने बताया, 1 2 3 4 बाहर की तरफ और 1 2 3 4 अंदर की तरफ. तो उन ऑक्टेन्स के नाम क्या होंगे, ये जो है अपना जीरो है, ओरिजिन है. तो x o y और बाहर की तरफ z, x o y बाहर की तरफ z, x डैश o y बाहर की तरफ z, x डैश o y डैश बाहर की तरफ z, x o y डैश बाहर की तरफ z. ठीक है. x o y z, x डैश o y z, x डैश o y डैश z, x o y डैश z. अब y को पहले लिख, स्टैंडर्ड है, पहले x लिखते हैं, फिर ओरिजिन, फिर y, फिर z. फिर क्या होगा, यही सेम चीज रिपीट कर सकती हैं जब z अंदर की तरफ जा रहा है. x डैश o y z डैश, x डैश o y डैश z डैश, x o y डैश z डैश. So this is known as the first octet, this is the second, this is the third, this is the fourth, fifth, sixth, seventh एंड 8. अब इनके सामने अगर मैं कोई एग्जांपल भी लिखूं तो 2, 3, 1, दैट मींस प्लस 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 इज द नोटेशन.
इसके लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं तो -2, 3, 1 दैट इज माइनस प्लस प्लस कॉमा। थर्ड के लिए अगर कोई एग्जांपल लिखूं तो -2, -3, 1 दैट इज माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट प्लस। फोर्थ ऑक्टेन के लिए अगर लिखना है तो 2, -3, 1 दैट इज प्लस माइनस प्लस। और अगर हम लोग फिफ्थ के लिए चले, ठीक है, तो फिफ्थ में जेड निगेटिव होगा, एक्स और वाई 2, 3, -1 दैट इज प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ के लिए हो जाएगा -2, 3, -1 माइनस प्लस माइनस। सेवेंथ में देखेंगे तो तीनों निगेटिव, -2, -3, -1 माइनस माइनस माइनस। एट्थ में जाएंगे तो 2, -3, -1 दैट इज प्लस माइनस माइनस। तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ नोटेशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, एग्जाम्पल और उसका क्या क्या नाम है। तो ये चार्ट आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बन चुका है आप लोगों के लिए। दिस एग्जाम्पल, दिस इज द साइन कन्वेंशन। ठीक है, कब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा वो देख के भी हम बता सकते हैं। तो समझने के लिए क्या है, जैसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट थे, वही आज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे अगर जेड पॉजिटिव है। इन द केस अगर जेड निगेटिव है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, प्लस प्लस, इतना याद है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अगर जेड पॉजिटिव है मतलब तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और अगर जेड निगेटिव है तो ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ होती है। तो 1, 2, 3, 4 इफ जेड पॉजिटिव, 5, 6, 7, 8 इफ जेड इज निगेटिव। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी बातें। तो यहाँ से बस हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि किस क्वाड्रेंट में। अब बात आती है सर अगर कोई जीरो हो जाए तो 2D में भी तो जीरो होते थे। सपोज करो कि 2 डायमेंशन में जाते थे, यहाँ पे 2, 0 था, तो हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस पे लाई कर। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे लाई करता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इतनी चीज पर अच्छे से नोट डाउन करिए। If point lies on x-axis तो क्या होगा, x तो रहेगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। If point lies on y-axis तो y रहेगा, बाकी दोनों जीरो। y की वैल्यू 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 7 हो सकती है, -7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। If point lies on z एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट विल बी सम नंबर्स। और if x coordinate is 0 then point on yz plane। x 0 है, x एक्सिस पे कुछ चला ही नहीं तो yz प्लेन पे ही अपना मूवमेंट हो रहा होगा। if y coordinate is 0 then point on xz plane। if z coordinate is 0 then point on xy plane। x कोऑर्डिनेट 0 है तो yz प्लेन पे रहेगा, y 0 हो गया तो xz प्लेन पे रहेगा, और z कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो xy प्लेन पे रहेगा। बात समझिए, अगर दो कोऑर्डिनेट 0 है तो किसी एक्सिस पे लाई करेगा,
y और z दोनों जीरो तो x एक्सिस पे, x और z दोनों जीरो तो y एक्सिस पे, x और y दोनों जीरो तो z एक्सिस पे, और केवल एक जीरो है। x कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो yz प्लेन पे, y कोऑर्डिनेट जीरो है तो zx प्लेन पे, और z कोऑर्डिनेट जीरो है तो, और तीनों जीरो हो गए ओरिजिन, इसमें तो कुछ नहीं। मतलब या तो एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, उसके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे तो यहाँ बता दिया, तीन कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता, उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक की सारी बातें। अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के पास। क्लियर है, रब कर दिया जाए, ठीक है। जैसा 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला होगा, उसका कोई डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में हमने किया हुआ है। ये भी रब कर दे, क्लियर है, ठीक है। ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जिसलिए मैंने सारी चीजों को लिख दिया है आपके लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज करते कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। 2D में केवल यहां तक होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाएंगे तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गई यहां तक की बात। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो अगला फॉर्मूला आता है दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, this is point Q, the coordinate is x1 y1 z1 and the coordinate is x2 y2 z2, and there is another point R whose coordinate is x y z, which divide into n internally. If P divides, R divides point P, line joining the point, if P divides the line joining the points P and Q in ratio m is to n internally, then the coordinate of R will be mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n, comma mz2 plus nz1 upon m plus n। 2D में भी यही बात हुई थी, वहां पे केवल क्या रखते थे हम लोग x और y, यहाँ पे सेम फॉर्मूला z के साथ लगा देंगे। और सेकेंड अगर बात करें इन रेशियो m into n externally, then R is equal to mx2 minus nx1 upon m minus n, my2 minus ny1 upon m minus n, mz2 minus nz1 upon m minus n। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो दोनों के बीच में जो सिंबल है वो प्लस रहता है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो दोनों के बीच में जो सिंबल होता है वो माइनस होता है। m/n की वजह अगर λ/1 का रेशियो है तो उसके लिए क्या होगा वो भी बता देता हूं। if ratio is λ/1, then R is equal to λ(x2) plus x1 λ plus 1 λ(y2) plus y1 λ plus 1 λz2 plus z1 λ plus 1। कब इंटरनली,
for internal division, and r is equal to lambda x2 minus x1 upon lambda minus 1, lambda y2 minus 1 upon lambda minus 1, lambda z2 minus z1 upon lambda minus 1. कब? For एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के साथ एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब जो पॉइंट P है वो जो पॉइंट R डिवाइड करा वो PQ के बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला और ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसी में एक फॉर्मूला और आएगा, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना। सपोज करते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है। x1 y1 z1, x2 y2 z2. So R is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, z1 plus z2 divided by 2. So this is the midpoint formula. इसी के साथ एक और चीज आएगी, that is the trisection. Trisection का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करिए। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी द ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। This is the point P, this is the point Q. x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. यहाँ पे मैंने बोला कि दो पॉइंट आ रहे हैं, लेट्स से R और S। R और S ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि ये इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। R divides, पूरा लिखना है तो पूरा ले, R divides the line joining point P and Q in 1:2. So R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 इधर 2 इधर, x2 plus 2x1 upon 1 plus 2, y2 plus 2y1, z2 plus 2z1. In the same way, S divides the line joining points P and Q in 2:1. So the coordinate of S will be x1 plus 2x2 upon 3, y1 plus 2y2 upon 3, z1 plus 2z2 upon 3. ये पोर्शन 2 है, ये 1 है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें दो कोऑर्डिनेट मिले। सो R एंड S आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ P and Q। क्लियर है? द लास्ट टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। Let's say this is the ABC. ABC are the vertices of the triangle, where A is x1 y1 z1
B is x2, y2, z2, and C is x3, y3, z3. So the coordinate of centroid G will be x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 plus z3 upon 3. That is तीनों x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, तीनों y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, तीनों z कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3. अब होता क्या है सेंट्रॉइड, वो अगर नहीं मालूम है तो स्ट्रेट टाइम में मैंने बताया है, और भी नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं. Centroid is nothing but meeting points of median. ये मीडियन हो गया AD, ये मीडियन हो गया BE, और ये मीडियन हो गया CF. ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होंगे और उस कॉमन पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड, जिसको डिनोट करते हैं G से, जिसका फॉर्मूला होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, z1 plus z2 plus z3 divided by 3. क्लियर हो गई बात यहां से. अब G की एक प्रॉपर्टी है क्या, वो भी बता देते हैं. G divides the line AD in 2:1. That is AG upon GD is 2/1. In the same way BE के लिए और CF के लिए भी यही सेम कंसेप्ट फॉलो होगा. ठीक है, जैसे AD था तो 2:1 है, वैसे BE में ये हिस्सा 2:1 और CF में ये CG जो है 2 होगा और GF कितना होगा, 1 होगा. तो इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हुआ. तो इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं है जो हम यहाँ पे आप लोगों को बता सके 11th स्टैंडर्ड में. 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, प्लेन्स आएंगे, डिकोजाई आएंगे, काफी ढेर सारे लोग्स आएंगे. ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्लेन्स, सेवरल मेनी थिंग्स विल बी कमिंग फॉर द 12th स्टैंडर्ड. सो डोंट थिंक कि 3D बहुत आसान है. 3D इज वेरी गुड, बट दिस इज इंट्रोडक्शन टू 3D. मैंने लिखा नहीं, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, और उसके कंसेप्ट केवल इतने ही है. सबसे पहले हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेट में है. अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y z कोऑर्डिनेट 0 होगा, y पे है तो zx 0 होगा. अगर किसी का x कोऑर्डिनेट 0 है तो yz प्लेन पे होगा. डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राइसेक्शन एंड सेंट्रॉइड. ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखें तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. इसके बाद हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं किस पे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 13.1 या सॉरी 12.1 जो एक्सरसाइज है उस पे वर्कआउट हम करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग इतना अच्छे से नोट डाउन करिए, इतने फॉर्मूलेस को मेमोराइज करिए. ठीक है, मिलते हैं 13.1 के साथ. हो गया नोट डाउन. एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर द y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट. आंसर लिखेंगे सीधे. द पॉइंट ऑन
x axis is x, 0, 0. So the y coordinate is equal to 0 and z कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। अगर हम x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। ए पॉइंट इन द yz प्लेन, ए पॉइंट इन द yz प्लेन, yz प्लेन पे है तो 0, y, z। So what you can say about the xz plane? Sorry, xz plane. So x will be there, y will be there. So the y coordinate is equal to 0। बात समझ में आ गई? xz प्लेन में y 0, x एक्सिस पे y और z 0। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहां पे बात हो रही है नेम द ऑक्टेन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला जो है 1,2 लिखा हुआ है सर, 3, 1,2,3। ठीक है, यह हो सकता है 1,2,3 लिखा है। ये देखना है कि प्लस है, अगर तीनों प्लस है तो कौन सा होगा? फर्स्ट। और इसको फर्स्ट मतलब x o y z। सेकेंड जो पॉइंट दिया है दैट इज 4, -2, 3, 4, -2, 3। x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा, z पॉजिटिव है तो फोर्थ ही रहेगा। फोर्थ का मतलब क्या होगा? x o y डैश z। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड आ रहा है 4, -2, -5, 4, -2, -5। तो इन दोनों को देख के फोर्थ है, लेकिन y नेगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा? 8th हो जाएगा। तो x पॉजिटिव, y डैश z डैश। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में क्या बात हो रही भाई? 4, -2, -5 है, यही तो था। 4, -2, -5। तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लेकिन z नेगेटिव है तो कौन सा आएगा? फिफ्थ, x o y z डैश। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं फिफ्थ के पास। फिफ्थ पॉइंट क्या लिया हुआ है? फिफ्थ पॉइंट में देखूं तो दिया हुआ है -4 to -5, -4 to -5। ठीक है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड, तो ये कौन सा हो जाएगा? 6th हो जाएगा। और 6th को डिनोट कैसे करेंगे? x डैश o y z। जो नेगेटिव है वो डैश होता है, जो पॉजिटिव है वो नंबर रहेगा। 6th की अगर बात करें, 6th में कौन सा पॉइंट है? -4 to 5, -4 to 5। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड, ये भी पॉजिटिव है तो सेकेंड ही रहेगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे? x डैश o y z। सेवेंथ क्वेश्चन पार्ट इसमें क्या है? -3 -1 6, -3 -1 6। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, z पॉजिटिव तो थर्ड, z नेगेटिव तो 4 ऐड हो जाता है, 7th हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? थर्ड, दैट इज x डैश y डैश z। 8th की बात करें तो 2, -4, 2, -4, -7। x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? फोर्थ, और उसमें z भी नेगेटिव तो कितना हो जाएगा? 8th कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 8th ऑक्टेन। दैट इज x o y डैश z डैश। क्लियर हो गई यहां तक की सारी बात? जो नेगेटिव है उस पे डैश लगा देते हैं
और ये मैंने बताया कि केवल फर्स्ट टू को देखो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो बता सकते हैं। जेड पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रहेगा, अगर जेड नेगेटिव है तो 4 ऐड हो जाएंगे, फर्स्ट वाला 5, सेकंड वाला 6, थर्ड वाला 7, फोर्थ वाला 8। क्लियर हो गई बात? इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्लियर है? What is question number 4 is all about? Fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine the plane which known as the x-axis and y-axis together determines x y plane. x और y दोनों है तो वो कौन सा प्लेन होगा? वो प्लेन का नाम होगा xy plane. The coordinate of the point in the xy plane are in the form. The coordinate of point in xy plane is x, y, 0, क्योंकि xy प्लेन है तो z पे तो कुछ हो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मैं x एक्सिस पे ही मूव कर रहा हूँ, y एक्सिस पे चल रहा हूँ, तो ये प्लेन पूरा कितना हो गया xy। मैं अप एंड डाउन जंप नहीं कर रहा हूँ, जब जंप करूंगा तो z एक्सिस भी निकल सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, जब मूवमेंट हो रहा है तो x एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, तो z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। थर्ड इज द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू the coordinate planes divides the space into 8 octaves। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 8 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव, क्योंकि 8 लोग हैं, 8 बंटवारा हो तो ऑक्टेव होता है। जब 4 बंटवारे होते थे तो क्वाड मींस 4, तो क्वाड्रेंट बोलते थे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में 4 पार्टीशंस होते थे, दे आर नोन एज द क्वाड्रेंट। 3 डायमेंशन में 8 पार्टीशंस निकल के आते हैं, दे आर नोन एज द 8 ऑक्टेव्स। क्लियर है यहां तक की बात? इतना नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एंड 12.3। तब तक के लिए ये सारी चीजों को करिए, जो थ्योरी बताई है उसको रिवाइज करिए। किसी और चैप्टर में भी देखना है तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें सारे चैप्टर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, एनसीईआरटी लेवल पे, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस पे और जेईई लेवल पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।